हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सीए मोहित गुप्ता है और आप देख रहे हैं ईटेक्स हेल्पलाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी लॉ में अलग अलग सेक्शनों में जो इंटरेस्ट का प्रोविजन है, लेट फीस का प्रोविजन है और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन है। बहुत सारे सेक्शंस में इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि कब कब आपको कितना कितना इंटरेस्ट देना है। तो आज हम सबसे पहले इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर लेट फीस आपको कब कब कहाँ कहाँ देनी है और फिर पेनल्टी आपके ऊपर कब कब और कहाँ कहाँ लग सकती है। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले सेक्शन 50 इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 जो कहता है कि अगर आपने जीएसटी लेट डिपॉजिट किया है तो आपको इंटरेस्ट देना है। कितने अमाउंट पे देना है? जितना कंपोनेंट आपको कैश लेजर से पे करना है जीएसटी का, उतने कंपोनेंट के पर आपको 18% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। चाहे वो आपको 3B से डिस्चार्ज करना हो, DRC 3 से करना हो या किसी और मोड से करना हो। जितना कंपोनेंट आप कैश में पे कर रहे हैं, कैश लेजर के थ्रू सेट ऑफ कर रहे हैं, उतने कंपोनेंट की लेट पेमेंट के ऊपर आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना है। जबकि पहले इसमें ग्रोस टैक्स लायबिलिटी का प्रोविजन था जो बाद में हटा के नेट कैश लायबिलिटी के प्रोविजन पे ला दिया गया। दूसरा सेक्शन सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जो बात करता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी पे ब्याज की, कि अगर आपने मान लीजिए आईटीसी अवेल कर लिया है और साथ में यूटिलाइज भी कर लिया है तो आपको इसके ऊपर 18% का ब्याज देना है। पहले खाली अवेलमेंट की बात होती थी इसमें और उसके ऊपर भी 24% के ब्याज की बात होती थी, लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि आपको 18% का इंटरेस्ट देना है और उसी कंपोनेंट पे देना है, उतने ही आईटीसी पे देना है जितना आपने अवेल भी किया है और साथ के साथ यूटिलाइज भी किया है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 51(6) के ऊपर। सेक्शन 51 बात करता है टीडीएस के बारे में, टीडीएस अंडर जीएसटी के बारे में। सेक्शन 51(6) बात करता है लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी के बारे में। तो अगर आपने टीडीएस लेट जमा किया है एज ए डिडक्टर और आपने अपनी जीएसटी 7 लेट भरी है तो उसके ऊपर आपको 18% का ब्याज देना है, जितना पीरियड आपने डिले किया है उतने नंबर ऑफ डेज के ऊपर। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 52(6). सेक्शन 52 तो बात करता है टीसीएस लायबिलिटी के बारे में। तो अगर आप टीसीएस कलेक्टर हैं जीएसटी में और आपने टीसीएस कलेक्ट किया है और डिपॉजिट लेट किया है तो उस केस में आपको 18% का ब्याज देना है उतने दिनों का जितने दिन आपने लेट जमा किया है, मतलब आपने अपनी टीसीएस की रिटर्न लेट फाइल की है। देन टीसीएस के अंदर ही सेक्शन 52, 8, 9, 10 और 11 ये चारों सेक्शन है जो बात करते हैं कि टीसीएस कलेक्टर ने अपनी टीसीएस की रिटर्न में टर्नओवर डाली और उस पर टीसीएस कलेक्शन दिखाया और टैक्स पेयर ने भी अपनी साइमल्टेनियसली रिटर्न में जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3B में टर्नओवर डाली। अगर मान लीजिए टीसीएस कलेक्टर की टर्नओवर और टैक्स पेयर की टर्नओवर में गैप है तो उस केस में दोनों को इंटीमेशन जाएगी। और अगर मान लीजिए टैक्स पेयर की टर्नओवर कम पाई जाती है रिटर्न में और उसको एडिशनल रिटर्न में टर्नओवर शो करनी पड़ती है तो उस एडिशनल रिटर्न के ऊपर उसको 18% का ब्याज देना है। लेकिन मान लीजिए ऐसा पाया जाता है कि टीसीएस कलेक्टर ने कम टीसीएस कलेक्ट किया है, ज्यादा करना चाहिए था, तो उस केस में भी टीसीएस कलेक्टर के ऊपर 18% का ब्याज लग जाएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 54(12). सेक्शन 54(12) जो है वो रिफंड के बारे में बात करता है कि मान लीजिए आपको रिफंड मिलना था जीएसटी डिपार्टमेंट से और आपका रिफंड लेट हो गया तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट आपको 6% का ब्याज देगा। अब ये 6% का जो ब्याज है ये कब कब काउंट होएगा? सबसे पहले तो आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं, फिर उसके बाद ऑफिसर ने रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, RFD 06 इशू कर दिया। अगर उसके बाद 60 दिनों तक अगर आपको पैसा नहीं मिलता तो फिर उसके बाद आपको ब्याज मिलेगा 6% का। दूसरी सिचुएशन, आपको रिफंड मिल रहा है ड्यू टू ऑर्डर ऑफ एडजॉर्नमेंट अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल और कोर्ट के ऑर्डर से, तो उस केस में आपको 60 दिन में रिफंड मिल जाना चाहिए। अगर उस केस में भी डिपार्टमेंट आपको 60 दिन में रिफंड नहीं दे रहा तो आपको 9% का ब्याज मिलेगा। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ रिफंड में 6% का ब्याज, कोर्ट और ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है तो उस केस में 9% का ब्याज। देन जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है सेक्शन 60(4) जो प्रोविजनल असेसमेंट की बात करता है। मान लीजिए आपकी प्रोविजनल असेसमेंट हुई है सेक्शन 60 में और सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 में आपने
प्रोविजनली अपना टैक्स लायबिलिटी पे कर दिया है। अगर मान लीजिए फाइनल असेसमेंट के टाइम पे कुछ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी बनती है, प्रोविजनल असेसमेंट से ज्यादा आपको पे करना बनता है, तो फिर आप जो एडिशनल अमाउंट पे करेंगे, डिफरेंशियल अमाउंट पे करेंगे, उसके ऊपर आप 18% का ब्याज नंबर ऑफ डेज का भी जमा करेंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जमा करनी नहीं बनती, तो फिर आपको कोई ब्याज उस सिचुएशन में नहीं देना। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे सेक्शन जो मैंने आइडेंटिफाई किए। हो सकता है मेरे से तो मिस हो गया हो, तो मैं माफी चाहूंगा। जो मैंने आइडेंटिफाई किए जहां पे आपको ब्याज देना है जीएसटी डिपार्टमेंट को किसी ना किसी रूप में। देखिए, और भी मान लीजिए किसी और सेक्शन में कुछ पाया जाता है, तो वो या तो आपको सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 पे लेके जाएगा, जहां पे शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात होती है, 50 सबसेक्शन 3 पे लेके जाएगा, जहां पे आपको रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बात करता है। तो वो अगर कुछ और सेक्शंस है जो घूम फिर के 51 और 53 पे जा रहे हैं, तो मैं उन सेक्शनों को टच नहीं कर रहा था। बट अल्टीमेटली सिर्फ यही 7 सेक्शन है जहां पे आपको एडिशनल टैक्स या तो इंटरेस्ट देना पड़ता है या लेना पड़ता है। सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, सेक्शन 50 सब सेक्शन 3, 51(6), 52(6), 52(8) to 11, देन 54(12), देन 60 सब सेक्शन 4। तो ये सारे के सारे सेक्शन थे। इंटरेस्ट जहां पे आपको देना पड़ता है, वो सारे के सारे प्रोविजन। अगर यहां तक आपकी कोई भी त्रुटि है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लेट फीस के बारे में कि जीएसटी एक्ट में कहां कहां आपको लेट फीस पे करनी है। देखिए, यहां मैं सारी रिटर्न टच नहीं करूंगा, बट वो रिटर्न हम टच करेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पैरेलल्स में यूज होती हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 47 लेट फीस की बात करता है। लेट फीस किसके ऊपर लगाता है? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के ऊपर। देखिए, ओरिजिनली लॉ में जो प्रोविजन था वो था कि 100 रुपए पर डे सीजीएसटी, 100 रुपए पर डे एसजीएसटी और मैक्सिमम 5000 इन ईच लो। लेकिन उसके बाद बड़ी सारी ऐसी नोटिफिकेशंस आई जहां पे आपको लेट फीस का वेवर मिला या आपको एक्सटेंडेड पीरियड मिला जहां पे आप अपनी रिटर्न विदाउट लेट फीस भर सकते हैं। आज के दिन जो लीगल पोजीशन है लेट फीस की जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें, तो आपको आपकी अगर रिटर्न नील की रिटर्न है तो 10 रुपीज सीजीएसटी, 10 रुपीज एक्सजीएसटी पर डे के हिसाब से आपको देना, और मैक्सिमम 500 रुपीज अंडर ईच लो, मतलब 1000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर, लेट फीस आपके ऊपर लगती है। लेकिन अगर आपकी रिटर्न के अंदर ट्रांजेक्शन है तो 50 रुपीज पर डे, 25 सीजीएसटी, 25 एसजीएसटी, और मैक्सिमम जो सीलिंग है वो 1000 रुपए पर एक्ट, मतलब कि 2000 रुपए इन टोटल आपके ऊपर लगती है। देन बात करते हैं जीएसटीआर 4 की। जीएसटीआर 4 में भी सिमिलर प्रोविजन है। अगर आपके नील की जीएसटीआर 4 है तो 10 रुपीज अंडर ईच लो पर डे, मैक्सिमम 500। अदरवाइज 50 रुपीज, 25 रुपीज अंडर ईच लो, 50 रुपीज पर डे, मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 1000 अंडर ईच लो मीन्स 2000। देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की अगर रिटर्न की बात करें तो उसमें भी सेम प्रोविजन है, 25 रुपीज पर डे अंडर ईच एक्ट, मैक्सिमम अप टू 1000 रुपीज। देन जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 की अगर बात करें तो उसमें भी सिमिलर प्रोविजंस हैं, 25 रुपीज पर डे अंडर ईच एक्ट एंड 1000 रुपीज मैक्सिमम अंडर ईच एक्ट। देन जीएसटीआर 9 में क्या है दोस्तों? 100 रुपीज पर डे अंडर ईच एक्ट मिनिमम आपको देनी है, और मैक्सिमम सीलिंग क्या है? 0.25% ऑफ योर टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 9। तो ये सारी लेट फीस है जो आपको जीएसटी लॉ में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रिटर्न्स के लो नॉन फाइलिंग या लेट फाइलिंग के ऊपर आपको कहीं ना कहीं देनी पड़ रही है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पेनल्टीज के सेक्शन। पेनल्टीज के सेक्शन बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा है। हम कोशिश करेंगे कि उनको समरी फॉर्म में हम कवर करें। तो सबसे पहले सेक्शन 122 में दोस्तों सब सेक्शन 1, 2, 3 तीन सब सेक्शन है, तीनों ही अलग अलग विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 122(1) क्या कहते हैं? वेयर ए टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाइज any goods or services or both without issuance of any invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply, issues an invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of provision of this act or the rules made thereunder, collects an amount of tax but fails to pay to the same to the government account beyond a period of 3 months from the date on which such payment has been made, collected any tax in contravention of the provision of this act but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months, fails to deduct the tax in accordance to provisions of section 51
or deducts an amount which is less than the amount required to be deducted under the provision of this section, or where he fails to pay to the government under subsection 2 thereof the amount deducted as tax. Then TCS में भी सेम है कि आपने टैक्स कलेक्ट कम किया या फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया. टेक्स और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मींस आपने खाली बोगस इनवॉइसेस के बेसिस पे आईटीसी ले लिया, फ्रॉडलेंट आपने रिफंड करवा लिया, आपने सेक्शन 20 के कंट्रावेंशन में आईटीसी अवेल कर लिया, फाल्सीज और सब्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और प्रोड्यूसेस फेक अकाउंट और इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर द एक्ट, is liable to register under this act but had not registered, furnish any false information with regard to registration particular either at the time of applying for registration or subsequently, obstruct or prevent any officer in discharge of his duties under this act, transport any taxable goods without the cover of document as may be specified in this behalf, suppresses his turnover relating to evasion of tax under the act, fails to keep, maintain or record books of accounts as required under this act, fails to furnish information on document called upon by the officer, supplies, transport or stores any goods which has reason to believe are liable to be confiscated under this act, issues any invoice or document by using the registration number of another registered person, tamper or destroy any material evidence, dispose of or tamper with any goods that has been detained, seized or attached under this act. तो अगर इनमें से आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं सेक्शन 122 में, देन उस केस में पेनल्टी कितनी है दोस्तों? मिनिमम 10,000 और अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड और टैक्स नोट डिडक्टेड और टैक्स नोट कलेक्टेड और शॉर्ट कलेक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और पास्ड ऑन और डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली और रिफंड क्लेम फ्रॉडलेंटली विच एवर इज हायर. तो 10,000 और एक्चुअल टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर आपको पेनल्टी 122(1) में लगेगी. दिस इज ए वेरी सीरियस सेक्शन. 122(1) जो है सीरियस सेक्शन और इसी के पैरेलल में 132(1) है जो प्रोसिक्यूशन की बात भी करता है. तो 122(1) में पेनल्टी मिनिमम 10,000, मैक्सिमम इक्विवेलेंट टू द टैक्स इन्वॉल्व, इनमें से अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं. देन आता है सेक्शन 122(2). 122(2) थोड़ा रिलैक्स करता है. वो कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ और on which any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized for any reason other than the reason of fraud or any willful misstatement or suppression of fact, then उस केस में आपकी पेनल्टी 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर. तो 10% पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है. मतलब मेंस रिया नहीं है. अगर आपने फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं किया है, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं किया है, तो या तो 10,000 या 10% ऑफ टैक्स ड्यू उसके इक्विवेलेंट आपको पेनल्टी लगेगी. फॉर रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सुप्रेशन ऑफ फैक्ट टू इवेड टैक्स शैल बी लायबल टू पेनल्टी इक्वल टू 10,000 और टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन विच एवर इज हायर. अगर मान लीजिए आपने कुछ फ्रॉड किया है, मतलब फ्रॉड है तो 10,000 और इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड. फ्रॉड नहीं किया है, मेंसरिया नहीं है, तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स इवेडेड. तो 122(2) जो बात करता है वो रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात करता है कि अगर आपने अनइंटेंशनली बोनाफाइड वजह से टैक्स की चोरी की है तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर. अगर विलफुल मिसस्टेटमेंट है, फ्रॉड है, तो 10,000 और एक्चुअल टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर. इसके ऊपर इतने अमाउंट की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 122(2) में. 122(a) में भी 10,000 और टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर है. तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप बोनाफाइड हैं, आपकी विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मेंसरिया नहीं है. उस केस में आप 10% ऑफ टैक्स के ऊपर रुक सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा टैक्स के इक्विवेलेंट पेनल्टी पे करनी. देन पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 122(3). 122(3) क्या कहता है कि एनी पर्सन हु एड्स और अबेट्स एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 to 21 ऑफ सेक्शन 1. मतलब 122(3) कहते हैं कि 122(1) में कोई भी ऑफेंस हुआ और वो करने में अगर आपने मदद करी, acquires possession of or in any other way himself in transporting, removing, disposing, keeping, concerning, supplying or purchasing or in any other manner deals with any goods which he knows or has reason to believe are liable to be confiscated, receive or is in any way concerned with the supply of or in any other manner deals with any supply of services which he know has reason to believe are in contravention of the provision of this law,
fails to appear before the officer of central tax or state tax, fails to issue invoice in accordance with the provisions of this act, देन उस केस में पेनल्टी जो है दोस्तों वो 25,000 रुपए है। तो 122(3) कहता है कि अगर आपने 122(1) में किसी की मदद करी तो 25,000 की पेनल्टी, गुड्स और सर्विसेज में कहीं भी अगर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कॉन्ट्रावेंशन है तो 25,000 की पेनल्टी, ऑफिसर के सामने अपीयर नहीं हुए और आपको बुलाया गया था तो 25,000 की पेनल्टी, अगर इनवॉइस इशू नहीं किया जो करा जाना था तो 25,000 रुपए की पेनल्टी तो 122(3) में आपके ऊपर लग सकती है। देन दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 124। 124 क्या कहता है? इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और रिटर्न अंडर सब सेक्शन 51 without reasonable cause fails to furnish such information or return as may be required under this section, willful furnishes or cause to furnish any information or return which he knows to be false, then in that case he shall be liable to be fined which can be extended to 10,000 rupees, or in case of continuous offences then 100 rupees per day subject to maximum of 25,000 rupees। तो 124 जो है स्पेसिफिक सेक्शन है जहां पे आपको आपसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी गई और आपने गलत दी तो उस केस में 10,000 से लेकर 25,000 तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। देन सेक्शन 125 जो जनरल सेक्शन है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रावेंशन है जो किसी स्पेसिफिक सेक्शन में कवर नहीं होता वो 125 में कवर हो जाएगा और उस केस में आपके ऊपर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों जब मैं ये पेनल्टी की बात कर रहा हूं तो ये CGST में बात कर रहा हूं, तो आपकी जो एक्चुअल पेनल्टी है वो इससे डबल हो जाएगी कि उतनी ही सी में लगेगी और इतनी है इसमें। तो 125 में 25 + 25 50, आपकी 124 में मिनिमम 10 + 10 मैक्सिमम 25 + 25। ऐसे ही 123 में जो आपकी थी वो थी आपकी 25 + 25 की पेनल्टी। नाउ कम्स टू सेक्शन 126। 126 जनरल डिसिप्लिन की बात करता है। ये जो पेनल्टी है ये टैक्स पेयर की जगह ऑफिसर के ऊपर लगने की बात करता है कि नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस। भाई अगर माइनर ब्रीच है तो आप पेनल्टी नहीं लगाएंगे। द पेनल्टी इम्पोज अंडर दिस एक्ट शैल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस and shall be commensurated with the degree of and severity of the breach. No penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity of being heard. The officer under this act shall, while imposing penalty in an order for a breach of any law, regulation or procedural requirement, specify the nature of the breach and applicable law. Means आपका जो ऑर्डर है, ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो इस केस में दोस्तों सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो मेंसरी एलिमेंट है। Then power to impose penalty in certain cases, section 127, where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceeding under section 62, 63, 64, 73, 74, 129 or 30, he may issue an order levy such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person। मतलब कि अगर किसी भी सेक्शन में जहां आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है 62 में, 63 में, 64 में, 73 में, 74 में, 129, 130 और स्पेसिफिक नॉन कॉम्प्लायंस के ऊपर पेनल्टी नहीं है तो वो 127 के अंदर ऑफिसर इनिशिएट आपके ऊपर कर सकता है। पावर टू वेव ऑफ पेनल्टी और फीस और बोथ, ये सेक्शन 128 में पावर दी गई है किसको? काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेव ऑफ इन पार्ट और फुल एनी पेनल्टी रिफर टू इन सेक्शन 122 और 123 और 125 और any late fees referred in section 47 for such class of taxer under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendation of the council। तो जो लेट फीस और जो पेनल्टी माफ होती हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में वो सेक्शन 128 के थ्रू ही माफ की जाती है। देन नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन 129 और 130। 129 और 130 जो है वो डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट की बात करता है। हम सबको पता है कि ईवे बिल वगैरह के से रिलेटेड ये प्रोविजन है 129 और 130। अगर ट्रांजिट में गुड्स पकड़े जाते हैं तो उस केस में कितनी पेनल्टी पहले लगती थी और कितनी अब लगती है वो देख लेते हैं। पहले क्या पेनल्टी थी दोस्तों? पहले लगती थी टैक्सेबल गुड्स के ऊपर टैक्स प्लस पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स। 129(1)(a) में फिर ओनर्स कम फॉरवर्ड, अगर ओनर आपके सामने आ जाता है 129(1) में तो टैक्स प्लस 100% ऑफ टैक्स की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती थी। एग्जाम्प्ट गुड के केस में 2% और 25,000 विच एवर इज
लोअर वो आपके ऊपर लग जाती थी। अब क्या प्रोविजन है दोस्तों, 1 जनवरी 2022 के बाद अब टैक्स नहीं लगता, 200% पेनल्टी लगती है, टैक्स के इक्विवेलेंट 200% पेनल्टी। और एग्जाम्प्ट गुड्स में वही है, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। देन दोस्तों 129 1B सेक्शन 129 1B, जहां पे ओनर आगे नहीं आता, उस केस में पहले क्या था, द टैक्स प्लस पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस्ड बाय टैक्स पेड। और एग्जाम्प्ट के केस में क्या था, 5% और 25,000 विच एवर इज लोअर। अब क्या कह रहा है कि अगर ओनर सामने नहीं आता, पेनल्टी इक्वल टू हायर ऑफ 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। मतलब टैक्स बनता है मान लीजिए 20 रुपए और 50% वैल्यू ऑफ गुड्स बनती है 50 रुपए, तो उस केस में 50 रुपए टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा। पहले क्या था दोस्तों, पहले था 25 रुपए पेनल्टी टैक्स और 25 रुपए पेनल्टी है, 50 रुपए की 50 रुपए आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो ये बात करता है सेक्शन 129 1A 1B। देन आ जाता है सेक्शन 130, जहां पे कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स होता है दोस्तों। कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स के 5 मोटा मोटी रीजन है 130 में। पहला, सप्लाई और रिसीविंग गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया जिसमें आपने जीएसटी कानून का उल्लंघन किया। दूसरा, नॉन अकाउंटिंग ऑफ गुड्स, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स को अकाउंट फॉर ही नहीं किया। सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू टैक्स विदाउट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने विदाउट रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए, आपने गुड्स सप्लाई कर दिए। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर विद इंटेंट टू इवेड टैक्स, आपकी टैक्स इवेजन की इंटेंशन थी और आपने गुड्स सप्लाई कर दिए। यूज ऑफ कन्वेंस एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरेज ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में अगर गलती है तो उस केस में कंट्रावेंशन पे भी कन्फिस्केशन हो जाएगा। तो जनरली आप अगर देखेंगे आपके इनवॉइस रिसीवेबल की मिस्टेक की वजह से जो जीएसटी ऑफिसर रोड पे होते हैं वो आपके गुड सीज कर लेते हैं, वो सेक्शन 139 में ही 130 में भी आपके गुड सीज करते हैं। देन कन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट। सेक्शन 131 ये कहता है कि कन्फिस्केशन और पेनल्टी जो 130 में लग रही है वो दूसरे सेक्शनों से अलग से लग रही है, उनके साथ इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं हम दोस्तों सेक्शन 132। 132 जो है वो पनिशमेंट मतलब कि प्रोसिक्यूशन की बातें करता है। और ये जो सेक्शन 132 है ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोरिलेट करता है सेक्शन 122 से। मतलब 122 पेनल्टी के बारे में बात करते हैं, 132 पनिशमेंट मतलब प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। तो 132 क्या कहता है दोस्तों, क्या क्या ऑफेंस कवर है 132 में। सबसे पहले 132 है, whoever commits or goes to commit and retains the benefit arising out of any of the following offenses। whoever commits और goes to commit मतलब जो कर रहा है और दूसरा जो उसकी मदद भी कर रहा है, and whoever retains the benefit जो बेनिफिट भी ले रहा है उससे, ये सारे के सारे लोग इसमें कवर हो रहे हैं। सेक्शन 132 सेक्शन 1 क्लोज ए क्या कहता है, सप्लाई है supplies any goods or services or both without issue of any invoice in violation of the provision of this act or rules made thereafter। मतलब आपने गुड्स सप्लाई कर दिया बिना इनवॉइस के, आपने इनवॉइस इशू कर दिया बिना गुड्स की सप्लाई के, आपने आईटीसी अवेल कर लिया बोगस इनवॉइस पे, फ्रॉडुलेंट इनवॉइस पे, आपने टीडीएस कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट को जमा नहीं किया 3 महीने तक, टीसीएस आपने कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट को जमा नहीं किया 3 महीने तक, आपने किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने नहीं दी, acquires possession of any goods which you know that these goods are under confiscation, receives or in any way concerned with the supply or any kind of manner deals with any supply or services which he knows that are in contravention। मतलब सप्लाई और सर्विस और आपको पता है कि वो गलत है। टेम्पर और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, फेल्स टू सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू डू, और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन्ड अंडर क्लोज A2 के। मतलब ऊपर वाले कोई ऑफेंस किया या फिर वो करने में मदद की तो उस केस में आपको क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized or an amount of refund wrongly taken exceeds 500 लाख, मतलब 5 करोड़ से अगर ज्यादा है, विद imprisonment of a term which may extend to 5 years with fine। मतलब आप अगर 5 करोड़ से ऊपर के टैक्स फ्रॉड इन्वॉल्व है टैक्स में,
विद पेनल्टी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टैक्स की बात करें तो उस केस में आपको सजा हो सकती है 5 साल तक और आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। जहां पे 2.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है वहां आपकी सजा 3 साल तक हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। जहां पे आपकी कॉन्ट्रावेंशन 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में है वहां 1 साल तक की आपको सजा हो सकती है। और जहां पे 1 करोड़ से नीचे है वहां पे सजा नहीं होगी लेकिन आपके ऊपर फाइन लगेगा। और अगर आप हैबिचुअल डिफॉल्टर है, मतलब आपने एक बार किया और फिर दोबारा किया, तो उस केस में आपकी सजा जो है वो 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये सेक्शन 132 बात करता है। 132 जो है प्रोसिक्यूशन का सेक्शन है जो हमने देखा, और इसी सेक्शन में ये भी प्रोविजन है कि अगर आपको अगर 5 करोड़ से ऊपर आपका टैक्स इवेजन इन्वॉल्व है तो ऑफिसर आपको विदाउट अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। जो आजकल एंटी इवेजन और डीजीजीआई की रेड्स में होता है कि 5 करोड़ से ज्यादा इन्वॉल्व है तो वो टैक्स पेयर को उठा के जेल में डाल देते हैं। देन लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर एंड सर्टेन अदर पर्सन, सेक्शन 133 में ऑफिसर की लायबिलिटी है वेयर एनी पर्सन एंगेज्ड इन कनेक्शन विद द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अंडर सेक्शन 151 और सेक्शन 152, तो उनको प्रोवाइड करनी है। तो ये जो लायबिलिटी है सेक्शन 133 की, ये कहीं ना कहीं ऑफिसर और डिपार्टमेंट के बंदे के ऊपर लगाई गई है। सेक्शन 134 कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर एक्सेप्ट विद द प्रोविजनल previous sanction of the commissioner and no court in inferior to the magistrate of first class shall try any such offense। मतलब कि यहां अगर 132वां बंदा पकड़ा तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने ही उसको पेश किया जाएगा। देन प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, मतलब कि मेंसरिया जो है सेक्शन 135 बोलता है कि मेंसरिया तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि मेंसरिया इन्वॉल्व है। देन कंपनी के जो सेक्शन 137 बोलता है कि जो कंपनी की ऑफेंसेस है उसमें जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उसके कंपनी के या फर्म के केस में पार्टनर वगैरह हैं, उन सब को जो है बाय डिफॉल्ट डीम्ड जो है दोषी मान लिया जाएगा। सो दोस्तों इसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी है सेक्शन 138 में, जहां पे आप अपने ऑफेंसेस को कंपाउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ मतलब सजा माफ करवा सकते हो पैसा पे करके। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रोविजन थे जहां पे इंटरेस्ट लग रहा है जीएसटी लॉ में, लेट फीस लग रही है, पेनल्टी लग रही है, सीरियस ऑफेंसेस हैं। लेकिन आजकल गवर्नमेंट के पास डाटा एनालिटिक्स है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इन सारे ऑफेंसेस को सीरियस ऑफेंसेस विद मेंसरिया प्रूव करने में बाय डिफॉल्ट प्रिजम्पशन के साथ मेंसरिया उसमें डाल के समन कर रही है टैक्स पेयर को, जबकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे मेंसरिया इन्वॉल्व नहीं है और वहां पे टैक्स पेयर को प्रूव करना पड़ता है दैट ही इज ए बोनाफाइड टैक्स पेयर, और रिड्यूस पेनल्टी के लिए उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोविजन में कोई भी इशू है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज शेयर द चैनल ऑल्सो। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।